बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइट एंगल बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में थोड़ी देर बाद PSL का फाइनल खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस लौट रही है। इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान वापस आकर क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की बात है। थोड़ी देर पहले जब मैं इवेंट देख रहा था, हमारे स्टार्स फवाद खान, आयमा बेग और बहुत सारे ऐसे स्टार्स जिन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया, देखकर मुझे खुशी हो रही थी। लोगों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट थी वो देखकर मुझे खुशी हो रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि मुझे भी इसी के ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मेरी तमाम तर दुआएं पाकिस्तान के साथ, इन लोगों के साथ जो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में शहीद होने वाले उन 50 निहत्ते मुसलमानों के खानदान वालों के साथ, जिनके प्यारों को सिर्फ इस वजह से नफरत का निशाना बनाया गया और मौत के मुंह में धकेल दिया गया कि वो नमाज जुमा की अदायगी के लिए गए थे, अपना फर्ज अदा करने गए थे, अपने रब को राजी करने गए थे। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ मेरा दिल उस आम पाकिस्तानी के लिए भी धड़क रहा है जिसके अभी भी मसाइल रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत है। बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है। बुनियादी मसाइल, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस नहीं, उसके लिए धड़क रहा है अभी भी दिल। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या किरदार है न्यूजीलैंड वाले वाकये के हवाले से, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आपके सामने कुछ तफसीलात रखूंगा। गो कि पूरी दुनिया से इस वाकये के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज में मुज़म्मत हुई है, लेकिन ट्रंप साहब ने क्या फरमाया इस पर बात करेंगे। प्लस एक मैं ब्रेकिंग आपको दे रहा हूं कि ये जो शख्स था जिसने हमला किया, हमलावर दहशतगर्द, इसके पास जो डोजियर बरामद हुआ, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे जिक्र किया था, उसके अंदर बाकायदा तौर पर लंदन के मेयर सादिक खान को कत्ल करने की भी साजिश उसने बनाई हुई थी। और इस वक्त वहां की जो खुफिया एजेंसी है MI5, वो इसके ऊपर तहकीकात भी कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यह शख्स जिसने वहां पर हमला किया, यह पाकिस्तान भी आ चुका है। एक जराये के मुताबिक ये पाकिस्तान अक्टूबर 2018 में आया था और जो होटल में ठहरा था, उस होटल के मालिक ने इस चीज की रिकॉर्ड से तस्दीक भी की है। दोनों बड़ी अहम बात है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं न्यूजीलैंड पर जाऊं और उसके हवाले से आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करूं, पहले थोड़ी सी बात मैं पाकिस्तान की करता हूं। एक शॉट है फवाद चौधरी साहब का, जो मियां नवाज शरीफ जो हमारे 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, उनकी सेहत के हवाले से कुछ फरमा रहे हैं। ये सुनिएगा। शहबाज गिल साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, इनको चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर ये गए, ये हस्पताल में इन्होंने 2 मुलाकातें की नवाज शरीफ जेल में। जो भी ऑफर थी वो कहा कि हम आपको ये करने को तैयार हैं, जैसा भी इलाज आप चाहते हैं वैसा करने को तैयार है। प्रोड्यूसर साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक कीजिएगा। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, ये आपने सुना, इन्होंने कहा कि शहबाज गिल साहब जो तर्जमान पंजाब हुकूमत है, वो 2 दफा गए, मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात भी की। और उसके बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ के लिए कोट लखपत जेल के बाहर बाकायदा तौर पर एक लाइफ सेविंग यूनिट प्रोवाइड किया गया। उस लाइफ सेविंग यूनिट में 24 घंटे के लिए एक एम्बुलेंस उनको प्रोवाइड की गई, 3 कार्डियोलॉजिस्ट, 3 टेक्नीशियंस, नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उनकी सेहत के लिए वहां पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। लेकिन एक खबर मैं आपको यह भी दे रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक उन डॉक्टर्स को अपने तक रसाई नहीं दी, उन्होंने इजाजत नहीं दी, बावजूद इसके कि इस सारी जो भी ये बंदोबस्त किया था पंजाब हुकूमत ने, उसके ऊपर उनका लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक उनको इजाजत नहीं दी कि वो उनका चेकअप कर सके, क्योंकि वो बाजिद हैं, उनकी फैमिली, उनके खानदान वाले, उनकी पार्टी के रहनुमा बाजिद हैं कि इनका इलाज अगर होगा तो लंदन में होगा। ऐसा मुल्क जिसमें 3 दफा इन्होंने हुक्मरानी की और वजारत उस्मा के ओहदे पर फायज किए, यहां का कोई डॉक्टर, यहां का कोई हॉस्पिटल इस काबिल नहीं है कि वो मियां नवाज शरीफ का इलाज कर सके। लिहाजा अगर ये होगा तो ये लंदन में होगा, ये उनका मुतालबा है। तो एक तरफ तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो पंजाब की हुकूमत है, सरदार उस्मान बुज़दार साहब से इस वक्त मैं मुखातिब हूं। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपके ये वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी मीडिया हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि हम मियां नवाज शरीफ के ट्रीटमेंट के हवाले से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे। तो इस वजह से आपने एम्बुलेंस भी दे दी, 3 कार्डियोलॉजिस्ट भी दे दिए, 3 टेक्नीशियंस भी दे दिए, नर्सिंग केयर भी दे दी, 24 घंटे का लाइफ सेविंग यूनिट भी दे दिया। लेकिन सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जरूर दे, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका भी कुछ कर दे। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कई दफा अपने प्रोग्राम्स में जिक्र किया है कि मैं आई कैन नेम एवरी सिंगल हॉस्पिटल इन लाहौर, एवरी सिंगल गवर्नमेंट
हॉस्पिटल इन लाहौर, जिसकी सीढ़ियों पे, जिसकी दहलीज पर एक आम पाकिस्तानी मां ने बच्चा पैदा किया है, वो मां जिसकी इज्जत मजरू हुई सीढ़ियों पर बच्चा पैदा करने से, और वो बच्चा जो कल को इस मुल्क की बागडोर संभालेगा, वो कहां पर डिलीवर हो रहे हैं? वो सीढ़ियों पर डिलीवर हो। एक तरफ ये लाइफ सेविंग यूनिट्स दिखाइए प्रोड्यूसर साहब, दिखाइएगा जरा, ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो लाइफ सेविंग यूनिट 24 घंटे के लिए कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है, प्लीज पहले ये दिखाएं। आई वॉन्ट टू शो इट टू द इंटायर नेशन, टू द इंटायर पाकिस्तान, कि अगर आपका नाम मियां नवाज शरीफ है और अगर आप 3 दफा वजारत उज़्मा की सीट पर बराजुबान रह चुके हैं और अगर आपके पास पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और आपके पास बेइंतहा पैसा है, आप बड़े बड़े वकील कर सकते हैं, तो ये लाइफ सेविंग यूनिट आप कोट लखपत जेल में भी है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक आम पाकिस्तानी है तो आप वहां पर सख्त फर्श पर सोएंगे, आपको गद्दा नहीं मिलेगा, आपको तकिया नहीं मिलेगा, आपको टीवी नहीं मिलेगा, आपको 3 कमरों की नेक्सी नहीं मिलेगी, आपको शायद बुनियादी और बहुत सारे हकूक नहीं मिलेंगे। आपके घर वाले आपसे मुलाकात करना चाहेंगे तो वो आके पता नहीं कितनी सिफारिशें ढूंढेंगे, उसके बाद जिन हालात में मुलाकात होती है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे पास NOV स्टेटस है जेलों का, मैं जेलों में जाता हूं, देखता हूं, वहां पे जिन हालात में मुलाकात होती है, यू गाइस कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन मियां साहब को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। अब मुझे जरा आप प्रोड्यूसर साहब चले जाएं, आम पाकिस्तानी को, हमारे व्यूअर को दिखाएं कि माएं कैसे सरकारी अस्पतालों के बाहर बच्चों को जन्म दे रही है। दिखाइएगा, स्क्रीन्स पर दिखाइएगा, ये आप फुटेज देख सकते हैं। इस औरत का कसूर सिर्फ इतना है कि इसका ताल्लुक इशराफिया से नहीं है। इस औरत का कसूर सिर्फ इतना है कि इसका खावंद, इसका शौहर, इसका बाप, इसका भाई जो है वो कोई सियासतदान नहीं है, वो कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो कोई बड़ा पुलिस अफसर नहीं है। इस वजह से ये जब प्रेग्नेंट होने के बाद एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शी हैड टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इसको वहां पर सीढ़ियों पर बच्चा पैदा करना पड़ गया। कितना नीचे गिर सकते हैं, इससे नीचे हम कितना नीचे गिर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उस्मान बुजदार साहब से कि सर आप, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा ना कि मीडिया हमें ब्लैकमेल करता है, तो मैं भी मीडिया हूं सर, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मीडिया, मेरी भी बात सुन लें। मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं मैं आपको ब्लैकमेल, लेकिन मैं मियां नवाज शरीफ के लिए आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं इस ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक आम शहरी के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं। सर इसके लिए भी कुछ कर दें, इनका भी कुछ कर दें। जिनको आपने सब कुछ प्रोवाइड किया उन्होंने तो उन डॉक्टर्स को मुंह नहीं लगाया अभी तक, लेकिन जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाकर अपने पैसे इकट्ठे कर कर अस्पताल की दहलीज पर पहुंचते हैं, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिलता, किसी को डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं मिलती, किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर के मरीज हैं उनको इलाज नहीं मिलता, और प्रेग्नेंट औरतों को डिलीवरी रूम नहीं मिलता, उनको सीढ़ियों पर बच्चा पैदा करना पड़ता है। तो मेहरबानी करें इनके लिए भी कुछ कर दें। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है बिलाल कुतुब साहब, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच, आप स्टूडियोज में तशरीफ लेकर आए। आप जानते हैं बहुत सीनियर एंकर हैं, बहुत जानी मानी शख्सियत हैं, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। थोड़ी देर में औरिया मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, न्यूजीलैंड के हवाले से भी मैं बात करूंगा, लेकिन बिलाल भाई पहले इस हवाले से जो मैंने बात की क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो बात कही इसमें बात कोई भी शामिल करना जो है ना वो बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर मेरे पास ये जोर हो और मेरे पास ये ताकत हो कि मैं हजरत उमर खत्ताब का दौर वापस लेके आऊँ, आपने कहा नहीं, लेकिन आप ना उमर खत्ताब के दौर को वापस जा रहे हैं जहाँ पे कि आम आदमी की जिंदगी की इज्जत और एहतराम हो। मेरे 2 सवालात हैं। आप इस वक्त अस्पताल किसी में भी जाइए जो कि स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं और उनको पूछिए कि क्या नवाज शरीफ साहब की जो इन्होंने टेस्टिंग की है, क्या उसमें वो वाकई उतने बीमार है कि उनको 24 आवर्स में इंजाइना होता रहता है? हमारे पास झूठ और सच की इस वक्त तकसीम नहीं रही। हम उस पेशेंट को कह रहे हैं कि उनको एंजाइना हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई झूठ बोल रहा है या वो जिंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त उनकी कायम नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल बड़ा बुनियादी है, क्या ये मुल्क पाकिस्तानियों के लिए है या ये सिर्फ मुल्क जो है हाकिम लोगों के लिए जिन्होंने हुकूमत करनी है? जो 3 डॉक्टर वहां पे उस एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, जो उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगी हुई है, जो उसमें इक्विपमेंट है, जो वहां पे नर्सिंग स्टाफ है और जो वो एक कार खुद है, क्या वो ये सारी फैसिलिटीज उन लोगों की ना मिलने की वजह से जिनकी डेथ होगी, क्या उनके कत्ल का मुकदमा जो है वो 3 दफा के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होगा? इसका जवाब है नहीं होगा। मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूं, मेरी बात सुने। ये खुर्शीद शाह साहब, आपको तो पता है, सब कुछ पता है आपको इन सियासतदानों के हवाले से, उनका बयान है, उनका स्टेटमेंट है। ये नून लीग को आप छोड़ दें, मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो अभी कहा ना कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर होंगे और हुकूमत होगी। लेकिन खुर्शीद शाह साहब जो कि एक एनिमोसिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के खिलाफ, क्या कुछ नहीं कहते रहे माजी में। उन्होंने कहा अगर मियां नवाज शरीफ को कुछ होता है तो ये कत्ल का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज होगा। अच्छा, मुझे इनके कत्ल का मुकदमा किसी के खिलाफ
نہیں درج ہوگا بائی دیٹ اسٹینڈرڈ بلال بھائی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا یا تو بڑے معصوم ہیں یا انتہائی بے وقوف ہے، کیونکہ ہم نے پچھلا جو الیکشن ہے وہ اس لیے گزار دیا کہ چلو انہوں نے اگر کھایا ہے تو کچھ کیا بھی تو ہے، لیکن میرے خیال میں اب وہ بات سامنے اگر آ گئی اور نظر نہیں آ رہی اور سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس قیامت کا انتظار کیجئے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ امیر لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، طاقتور لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ غریب کا پیسہ کھایا کیسے، تو پھر عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ عوام بے وقوف بننا چاہ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عوام کو اب جھوٹ سننے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ سچ سننا ہی نہیں چاہتی۔ جس ملک کے اندر ایک رکشے کے اندر بچہ پیدا ہو رہا ہو، جس ملک کے اندر ایک گندا پانی پینے والی عورت جو ہے وہ صاف پانی پہچان نہ سکے، جس ملک کے اندر لاہور جیسے اربن شہر کے اندر سڑکوں کے اوپر بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہوں، وہاں پہ کوئی مقدمہ کسی حاکم کے لیے نہیں کیا گیا، لیکن آج اگر یہی ساری چیزیں ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں، ہم ان باتوں کو مانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، تو پھر بھائی آپ کے آنے والے حاکم اگر اس معاملے کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے تو وہ بات اچنبا ہونی چاہیے۔ آج سارا پاکستان مل کے یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں عوامی پاکستان چاہیے، ہمیں ریاست کیسی چاہیے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں عمران خان سے کہ جناب آپ مدینے کی ریاست لائیں، تو مدینے کی ریاست جو ہے وہ اہل بیت کے لیے نہیں تھی، ان لوگوں کے لیے تھی جو کہ اہل بیت سے صرف محبت کرنے والے بلال بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ بلال بھائی آپ نے جو کہا نا کہ ایک بات آپ کہہ رہے تھے، میں وہ جو حوالہ دے رہے ہیں آپ اسلامی حوالے دے رہے ہیں، آپ کو تو بہت اسلامی حوالے پتہ ہے، میں صرف اتنا کہتا ہوں بریک پر جانے سے پہلے کہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں اب ہم وہ حکمران جو کہتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے پیاس سے مر گیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، وہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل۔ خواتین و حضرات، ایک بات میں کلیئر کروں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ ایک عام پاکستانی کا سرکاری ہسپتالوں میں کیا حال ہو رہا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو کیا فیسلٹیز کوٹ لکھپت جیل میں اویلیبل ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرا میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے۔ ہاں، میرا اختلاف ان کی سیاست سے ہے، ان کے نظریے سے ہے، ان کی پالیسی سے ہے۔ جب وہ 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہوئے، میں یہ کہتا ہوں وہ بانگ دول کہ میاں نواز شریف پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت پرووائڈ کرنے میں انہیں ناکام رہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی ذات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تو جھگڑا ہے، مجھ سے جو تکلیف جعلی سکرات اور جعلی بکرات کو تھی وہ یہی تھی کہ میاں نواز شریف کی صرف سیاست پر تنقید کیوں کرتے ہو، اس کی ذات پر بھی کرو۔ میں نے کہا کہ میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ اس کی سیاست غلط ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کلثوم نواز جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، میں اس حد تک نہیں جاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے میں ابھی بھی جو تنقید کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں میاں نواز شریف صاحب کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں شو کرنے سے پہلے اپنے دفتر سے کچھ فریش ایئر لینے کے لیے دفتر سے نیچے گراؤنڈ ہے، ایک چھوٹا سا پارک ہے، وہاں پر گیا تو میں نے وہاں پر ایک شخص دیکھا اور ایک عورت دیکھی، اور یہ لائیو شو میں جس جگہ سے کر رہا ہوں اور جہاں پر میں پاک کا ذکر کر رہا ہوں، یہ میں کوئی ساؤتھ پنجاب میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، لاہور کے سبربس میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ لاہور کا پوش ترین ایریا ہے، پوش ترین ایریا ہے۔ اور وہاں پر میں نے کیا دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی اتنی سنسنی بھی نہیں پھیلا رہا آپ کے سامنے، میں آپ کو ایک فیکٹ دکھا رہا ہوں، بٹ اف یو ہیو اے ہارٹ اٹ ول بریک یور ہارٹ۔ دیکھیں، ایک تصویر دیکھیں، یہ ایک شخص ہے، یہ میں نے اپنے موبائل سے ابھی تھوڑی دیر پہلے 4:45 بجے میں آپ کو بتا رہا ہوں پروگرام کا لائیو شو میں آنے سے پہلے لی۔ یہ بندہ وہاں پر گراؤنڈ میں سویا ہے اور مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ دن رات یہیں پہ سوتا ہے، یہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کی حالت، یہ بھی تو پاکستانی ہے، صرف میاں نواز شریف تو پاکستانی نہیں ہے۔ اب آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسی پارک میں بلال بھائی جب میں واک کر رہا تھا، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اسی پارک میں جب میں واک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، تقریباً کوئی 50-55 سال کی ان کی ایج ہوگی، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پاکستان دکھا رہا ہوں اور پوش علاقے سے دکھا رہا ہوں۔ ایک خاتون ہے، میں نے دیکھا وہ بینچ میں بیٹھی ہے، میں تو نیچے واک کرنے گیا تھا نا، میں تو کوئی شو کی تیاری کرنے نہیں گیا تھا، بینچ پہ بیٹھی ہے اور خود سے باتیں کری جا رہی ہے، اور میں نے اس کو فلم کیا خود اپنے ذاتی موبائل سے۔ یہ دیکھیں ذرا خاتون کیا کر رہی ہے، دیکھیں۔ آپ رہتی کہاں پہ؟ میں بستانی، کس جگہ پہ؟ بستانی
किस के साथ रहती? मेरा अपना घर है माया। घर में और कौन है? कोई नहीं, मेरे पापा मामा आने वाले हैं, मेरे भाई भी आने वाले हैं। कहाँ से? अपने घर। उनसे बात हो रही थी, मंगेतर से भी हो रही थी सर, वो भी बड़े अच्छे हैं। नहीं, घर नजर आए, क्या करेंगे सर? आप मुझसे क्या पूछ रही थी अभी? मैं कह रही थी सर, आप घर जाके ये बनाया आपने वीडियो या जी मैंने ये वीडियो बनाई, आपकी इजाजत से ही बनाई है। तो सर आप घर जाएंगे तो नजर नहीं आएगा, क्या करेंगे? घबरा नहीं जाना है। मैं घबराऊंगा नहीं, आप फिक्र ना करें। हाँ, शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें। हाँ, थैंक यू सर बहुत। मुझे लगता है कि कुछ ताल्लुक है मेरा इसके साथ। मैं थोड़ा सा इस चीज को जो है आगे डिटेल में जानना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइट एंगल। आप देख रहे थे पीएसएल के फाइनल के मैच का टॉस हो रहा था, इसकी वजह से ब्रेकिंग ली गई। और ये मकबूल चांद साहब हमारे साथ हैं। और ये साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले मैं एक वीडियो दिखा रहा था एक खातून की जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे पार्क में मिली है, और उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था बेचारी को, और अकेली थी। और मुझे लोगों ने बताया कि दिन रात यहीं पर रहती है, पार्क में खुले आसमान के नीचे सो जाती है यहाँ पर। मैंने उसकी कुछ बातें भी बताई, पता लग रहा था दैट शी इज मेंटली हैंडीकैप्ड। तो सर, एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को तमाम तर सहूलियात कोट लखपत जेल में, और एक आम पाकिस्तानी को जो कि जेल में नहीं है, जिसने कोई करप्शन नहीं की है, जो सजा याफ्ता मुलजिम नहीं है, इज नॉट अ कन्विक्टेड प्रिजनर बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसको कुछ भी नहीं मिलता। ये क्या है औरिया साहब? ये ठीक हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कौन करेगा, और करेगा तो कब करेगा? प्लीज आप बता दें, आपकी बड़ी गहरी नजर है। पाकिस्तान की जो इस वक्त इंटेलिजेंसिया है और पाकिस्तान का जो इस वक्त मीडिया है, वो मीडिया नवाज शरीफ के इशू को ह्यूमन राइट्स का इशू बना के पेश करता जा रहा है, और मुद्दतों से डिस्कशन हो रही है। हालांकि हालत यह है कि जिस वक्त आप एक कन्विक्टेड प्रिजनर होते हैं तो सबसे पहले आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स खत्म होते हैं। आपका राइट ऑफ मूवमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है, आपका राइट ऑफ स्पीच खत्म हो जाता है, आपका राइट ऑफ मेकिंग फैमिली खत्म हो जाता है, आपको प्रिजन मैनुअल गवर्न करता है। और प्रिजन मैनुअल जो गवर्न करता है वो बताता है कि आपने इन चीजें, ये फैसिलिटीज आपको हासिल है। और यूनाइटेड नेशंस का जो प्रिजन मैनुअल है उसके अंदर भी ये है कि जेल के अंदर जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जेल के अंदर ये चीजें आप उठा ले, यूनाइटेड नेशन का 78 पेजेस का वो पूरा का पूरा मैनुअल है कि जो यूनाइटेड नेशन ने साइन किया हुआ है, और हमने प्रिजन बनाया। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान के हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो गुफ्तगू करने लगते हैं, वो एकदम एक आदमी को सिर्फ इसलिए उसका स्टैंप लगा देते हैं कि इस बंदे के पीछे 5,000 या 10,000 या 1 लाख या 2 लाख वोट इसको बंदे को पड़े थे। ये उनके घर में चोरी हो जाए जी, ठीक है, और वो हो मोहल्ले का काउंसलर, तो क्या कहेंगे कि इसको सजा मत दो? उनके बेटे को जो है एक एमपीए कत्ल कर दे तो क्या कहेंगे कि इसलिए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसके पीछे 2 लाख वोट है? साथ में जिस वक्त आपकी आ जाए तो आप कुछ नहीं, लेकिन जिस वक्त आपने वैसे डिस्कशन करनी हो तो फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो मर्जी आप करते रहे। और ये सब आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसमें एक बात शामिल करता हूं आपकी कि बात को बढ़ाते हुए। देखिए, पहली बात तो है कि इमरान खान ने हमेशा कहा और बहुत बाआवाज बुलंद में कहा कि कुफर के साथ हुकूमत चल सकती है, नाइंसाफी के साथ नहीं चल सकती। क्या ये सरकारी इंसाफ है कि आम आदमी जो कि करप्ट नहीं है वो बिल्कुल उन फैसिलिटी से दूर हो, और वो आदमी जो कि मुजरिम है, मुल्जिम नहीं है, उसको वो फैसिलिटीज मिले? क्या ये इंसाफ है? ये इस्लामी रियासत है? दूसरी बात ये कि एक जाती मॉरल कैरेक्टर भी तो कोई चीज होता है ना। 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या उसके अंदर मैं ये समझूं, मांगू और ये उम्मीद करूं कि उसके अंदर जाती हया हो? ईमान की 70 शाखों में से सिर्फ एक अगर वो हया नहीं है और वो चाह रहा है जो कि बाकी सारे लोगों को नहीं मिल रहा, तो मैं फिर ईमानदारी से क्या ये समझ लूं कि बेहयाई ही हमारे इस मुल्क का मुकद्दर है, या मैं ये समझूं कि ईमानदारी करना अब हमारे किरदार का हिस्सा नहीं है? ऐड कर लें, और ये सब इन्होंने कहा कि वो चाह रहा है जो कि बाकी लोगों को नहीं मिल रहा, जो बाकी लोगों को नहीं मिल रहा वो उसको मिल रहा है, वो भी नहीं चाह रहा। वो तो कह रहा है मुझे मेरा इलाज लंदन में कराओ, मेरे लिए ये भी काफी नहीं है। प्लीज कमेंट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बड़ी सही बात चीज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमों की तबाही का एक इशारा बताया है। आपने फरमाया कि तुम्हारे से पहले कौमें इसलिए बर्बाद हो गई, इसलिए तबाह हुई कि जब उनका कोई बड़ा कोई शख्स जुर्म करता था तो उसको छोड़ देते थे, और जब कोई आम आदमी जुर्म करता था तो उसको सजा दिया करते थे। आप हैरान होंगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो में गवर्नमेंट किस लिए मुंह पे आड़ के क्यों नहीं कहती कि भाई तुम प्रिजनर हो,
तुम प्रिजनर रूल के तहत तुम्हें गवर्न करना है। अगर तुमको हम प्रिजनर को गवर्न नहीं करेंगे तो हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म। क्रेडिबिलिटी क्या? इमरान खान बहैसियत से प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंसाफ नहीं कर रहा अगर नवाज शरीफ को वो ट्रीटमेंट नहीं देता जहाँ एक आम कैदी को देता है। आप जेलों में आज चले जाएं, 109 के तहत आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनको आवारा गर्दी में पकड़ा हुआ है, 2-2 साल वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको शक में पकड़ा हुआ है और वो वहाँ बैठे हुए हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनको हार्ट का मसला है लेकिन वो कभी जिंदगी में वो कभी पंजाब में सीट ऑफ कार्डियोलॉजी की क्या बात है, जेल के अंदर खराब ईसीजी भी उनको नहीं मुयसर आएगी कि कम से कम तसल्ली के लिए उनके सीने पर रख के बता दिया जाए कि तुम्हारा दिल जो है वो ठीक काम तो और ये साहब, अगर रियासत में और अदारों में इंसाफ देने की कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हया नहीं है, गैरत नहीं है, तो फिर मैं क्या उम्मत मुसलमान से कोई उम्मीद रखूं? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात। देखिए इमरान खान तो इसी वादे पे आया था और सबसे बड़ी बात है इमरान खान को साफ कहना चाहिए कि भाई अदालत ने तुमको एक मुजरिम की हैसियत से वहां भेजा है और सबसे बड़ी बात है उसकी नवाज शरीफ की सजा जो है सजा कैद बा मुशक्कत सजा दी हुई है। आप जरा उसके पढ़िए जरा उसके अंदर से, और बा मुशक्कत में कोई काम तो करवाए, उससे काम करेंगे तो हमारे साइकोलॉजी में कहते हैं बिल्कुल सही। अच्छा, और ये सब एक सेकंड तवक्कुफ कीजिएगा। प्रोड्यूसर मुझे ये बताइएगा हमारे पास वक्त कितना है प्रोग्राम में बाकी, और ये आखिरी सेगमेंट है हमारा। जी, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। अच्छा, मैं इस चीज को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। जो बिलाल कुतुब साहब ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया और मकबूल जान साहब से कि क्या मैं उम्मत मुस्लिमा से कोई उम्मीद रखूं। मैं समझता हूं कि उम्मत मुस्लिमा से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख, और पीटीआई से भी रखनी चाहिए, वजीर आजम इमरान खान से भी रखनी चाहिए, लेकिन वो उम्मत मुस्लिमा। बिलाल भाई माफी के साथ मुझे बताइए, वो जो जिससे आपने मुझे पवस्त करना, जिससे मैंने उम्मीद रखनी है, वो है जिन्होंने हिंदुस्तान की इज्जत की और पाकिस्तान की इज्जत नहीं की। ये वो है जिन्होंने के बकरियां मरने पे 1.5 फुट के मिसाइल पे जो हमास ने छोड़ा सऊदी अरब पे, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस बुला ली, लेकिन फलस्तीन के ऊपर नहीं बुलाई। बिलाल भाई, यही मैं आपसे कहने लगा था बिलाल भाई कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जात पात रंग नस्ल मजहब कौमियत की बुनियाद पर एक दूसरे का गला घोंटा है, एक दूसरे का खून बहाया है। ये उम्मत मुस्लिमा ने अपने फिरके बनाए, अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई हैं। शिया सुन्नी का दुश्मन है, सुन्नी शिया का दुश्मन है, दोनों वहाबी के दुश्मन है। बदल देते हैं, इसको शजर ना कहें, इसको कहें कि ट्रक की लाल बत्ती है जिसके पीछे सारी मुसलमान उम्मत जो है उसको लगाने तो फिर का नाम है OIC। सिर्फ इसके लिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकती बिलाल भाई, इसके लिए फिर सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, चाहे वो असातिज़ा है, चाहे वो उलमा है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, एंकर्स हैं, वकील हैं, कोई भी है, सबको किरदार अदा करना पड़ेगा। वक्त बड़ा कम रह गया बिलाल भाई, जाते जाते न्यूजीलैंड पर हमने बात करनी थी। मैं एक शॉट आपको दिखाता हूं सदर ट्रंप का, जिनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या ये जो सफेद फार्म नस्ल परस्ती है इससे दुनिया को कोई खतरा है। उसने कहा कि बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है सफेद फार्म नस्ल परस्ती से, और उसके बाद उन पर बहुत तनकीद हुई तो सदर ट्रंप ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन ये सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन बहुत सारी इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, और इस वजह से, इनकी स्टेटमेंट्स की वजह से, और बहुत जो वेस्ट में एक इस्लामोफोबिया था, अब उनके लिए ये मसला बनता जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जितनी नफरत पैदा की गई है, उसके नतीजे में न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च जैसे वाकयात हो रहे हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? सदर ट्रंप ने क्या कहा था मैक्सिकन्स के बारे में, ये जरा एक दफा दोबारा सुनिए। Mexico sends its people. They're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. जी, आपने सुना कि उसने कहा कि ये जो लोग हमारे मुल्क में आते हैं ये बेस्ट नहीं है, ये वो मसाइल ज्यादा लोग हैं और ये हमारे मुल्क में भी मसाइल लेकर आते हैं। तो कभी नस्ल की बुनियाद पर, कभी मजहब की बुनियाद पर, कभी मुआशरे तबके की बुनियाद पर, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसका सदर ममलिकत ऐसी तकरीर करेगा तो क्या नफरत नहीं फैलेगी मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, स्याह फार्म लोगों के खिलाफ? तो ये जो सफेद फार्म नस्ल परस्ती है, यकीनी तौर पर दुनिया को इससे खतरा है। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक चीज, ये जो साहब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनके अपने वकील इनके हवाले से क्या कह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये जरा सुन लें। I am ashamed because I know what Mr. Trump is. He is a racist, he is a con man, and he is a cheat.
جی آپ نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کیا ہے، وہ ایک کانمین ہے، وہ ایک چیٹ ہے۔ بلال بھائی کوئکلی آپ کا کامنٹ چاہیے، لاسٹ منٹ ہے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آج دنیا میں میرے خیال میں بات جو ہے وہ باور انہوں نے خود کرا دیا اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے کہ اسلام کا جو ہم نے امیج دیا تھا وہ پرسیپشن بالکل ٹھیک تھا، ہمارے سیلز مین ضرور کمزور تھے لیکن ہمارا جو بیانیہ ہے وہ کمزور نہیں تھا۔ آج بھی اگر آپ غور فرمائیے تو دو لوگ جنہوں نے کہ گن مین کو مارنے کی کوشش کی، ان کے پیچھے بھاگے، وہ دونوں، ایک افغانی تھا اور ایک پاکستانی تھا اور وہ شہید ہوئے۔ آج کے دور میں اگر آج بھی ہم اس بیانیے کو جو کہ ہماری طاقت ہے کہ اسلام امن کا مسئلہ ہے، اگر ہم اس بات کو پرموٹ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں اگلے 10 سال اور 25 سال اور چاہیے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے بحیثیت قوم، امت، کسی نظریے کے جو کہ دہشت گرد ہے۔ جس طرح سے جو کچھ کرائسٹ چرچ میں ہوا ہے، اس کا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پوری عالمی برادری کو سٹیپس لینے پڑیں گے، نہیں تو وہی حساب ہوگا جو میں اکثر کہتا ہوں مسلمانوں کا خون بہنے پر، کہ نہ صرف خدمت شاہاں کے خون بہا دیتے، نہ دی کی نظر کے بیانہ جزا دیتے، نہ رزم گاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم کے مشتہر ہوتا، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہرے سماعت نہ وقت تھا، نہ دماغ، نہ مدعی، نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق کے خاک ہوا۔ انشاءاللہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔